हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं नमिता कुमारी स्टडी ऐप में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, सी टेट, यूपी टेट और बी टेट स्पेशल वीडियो में लेकर आ गई हुई। ये सभी टेट स्पेशल है और इतना ही नहीं, ये हर एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैं एक क्विज सेशन वाले लुसेंट से बनाती हूँ और फिर ये वीडियो रहते हैं, तो उसमें क्वेश्चंस का आंसर्स मैं नहीं बताती हूँ डिटेल्स करके। आंसर तो होते हैं लेकिन बस ऑब्जेक्टिव में बताए जाते हैं। तो डिटेल्स जानने के लिए हमारे इस वीडियो को देखने से काफ़ी डिटेल्स आपको जानकारी हो जाती है। और ये वीडियो मैं क्लास 7th के सभी लेसन को मिलाकर बनाऊंगी। इसमें लगभग 3 या हार्डली 4 तक पार्ट में मैं पूरे 7th क्लास को कवर कर दूंगी। इसके ये पूरे चैप्टर, इसमें पूरी 9th, ये 10th चैप्टर है। तो इसमें पहला चैप्टर है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। सेकेंड है नए राजा और उनके राज। थर्ड में है दिल्ली के सुल्तान। फोर्थ में है मुगल साम्राज्य। फिफ्थ में है शासक और इमारतें। सिक्स्थ में है नगर व्यापारी सिर्पीजन। सेवेंथ में है जनजातियाँ, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। 8 में है ईश्वर से अनुराग। 9th में क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण और 10th में 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो ये पूरे लेसन को मैं कवर करूँगी 3-4 वीडियो में। मैं कोशिश करूँगी कि इसे पूरा बना दूँ। और हाँ, आप इस वीडियो को देखिएगा, बार बार देखिए, तब आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और ये टेट के लिए बहुत ही अच्छा है, आप इसे पढ़िए। चलिए, तो मैं फर्स्ट लेसन से शुरू करती हूँ। हाँ दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने से पहले आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप देख सकें मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले। हमारा पहला प्रश्न है, मध्यकाल में विदेशी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन से ये देखिए, यहाँ पर 1 और 2 कथन है और यहाँ ABCD करके ऑप्शंस है, इसे बताइए। सही जवाब है केवल एक। ये क्यों है ये मैं बता दूं कि देखिए, मध्यकाल में किसी गांव में आने जाने में कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी एवं फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। किंतु एक ही गांव में रहने वाले 2 किसान अलग अलग धर्म या जाति से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, मध्यकाल में समाज के अंदर एक नए वर्ग का विकास हुआ, राजपूत। निम्नलिखित में से कौन से समूह इसमें शामिल हैं। ये 3 आपके पास वर्ग है और ये कौन कौन से शामिल थे ये बताइए। तो इसमें 1, 2, 3 ऑप्शंस डी सही होंगे क्योंकि तीनों वर्ग शामिल थे। देखिए, मैंने आज ही वीडियो डाला है राजपूत काल को। आप जब इस वीडियो को देख लेंगे और उस वीडियो के क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगी और समझ में आएगी। इसके बारे में बता दूं कि मध्यकाल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उसमें राजपूत प्रमुख थे। जो कि राजपूत क्या है, राजा के पुत्र से निकला हुआ है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह आमतौर पर योद्धाओं के लिए उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेवाओं में सेवारत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करीब आप लोग सभी इसका सही जवाब देंगे। रहट का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिन्हाज उल सिराज ने जब पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आश्रय अविभाजित भारत में स्थित क्षेत्रों से था।
सेकेंड में जो ऑप्शन है, बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, सत्य है तो यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो आप इसे क्या करेंगे, इसे इस तरह से सर्किल बना लेंगे ताकि आप सत्य सत्य पर कन्फ्यूजन में न पड़े और आपका आंसर गलत ना आए। तो इसके सही जवाब होंगे, ये देखिए, बी। देखिए, इसमें काफ़ी इंटरनल क्वेश्चन होते हैं और इसके काफ़ी मैं एक्सप्लेन डिटेल से कर देती हूँ। और ये मत समझिएगा कि जितने क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं उतने ही क्वेश्चन होते हैं। जब मैं बोलती हूँ तो उसमें कई क्वेश्चंस बन जाते हैं। इस प्रकार से कितने अधिक क्वेश्चन बन पाते हैं जिससे पूरे आपके बुक कवर हो जाते हैं। तो ये पहले लेसन से कुछ क्वेश्चन है जितने भी इम्पोर्टेंट हैं और जितने बोले गए हैं। ये देखिए, 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिन्हाज उल सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आश्रय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द के राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र से आते हैं। तो अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुने होंगे तो जो मैं जितना बात बोली उससे 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, एक बार वीडियो देखने से नहीं होगा, कम से कम 2-3 बार आप ज़रूर देखें और वीडियो को ध्यान से सुने। ऑडियो और वीडियो के द्वारा पढ़ी गई बातें काफ़ी अच्छे से याद रहती, इसलिए मैं वीडियो में बोलती हूँ और स्क्रीन पे दिखता है। तो ये दोनों तरह से काम करते हैं, ये सेंस ऑर्गन्स के द्वारा हमें याद अच्छे से होती है। ये क्वेश्चन दूसरे लेसन से आ गए हैं। ये दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? ABCD ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही जवाब है कर्नाटक के चालुक्यों के। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि दक्कन के राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य के सामंत थे, तो ये कर्नाटक के हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, चोल काल में वेट्टी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो कर जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था उसे वेट्टी कहते थे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि चोल काल में वेट्टी शब्द का प्रयोग जबरन श्रम के लिए प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र में जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है, अर्थात पुरुष और सिंह के रूप में, यह किस काल की कृति है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देखिए और ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही जवाब बताइए। सही जवाब है राष्ट्रकूट काल में, क्योंकि एलोरा की गुफाएं मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा किया गया था, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। यहाँ कुल 34 यानी 34 गुफाएं हैं, जिनमें 12 बौद्ध गुफाएं यानी 12 बुद्ध गुफाएं हैं और 17 हिंदू गुफाएं हैं और 5 जैन गुफाएं। ये गुफाएं अपने निर्माण काल के धार्मिक सौंदर्य को दर्शाती है। आपको जो यहाँ पर मैंने बोला है आप उसे अपने कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं। जो भी आपको कठिन लगे उसे आप नोट कर लीजिए। नोट करने से थोड़ी आपको ज़्यादा समय तक अच्छे से याद हो जाएंगे। और ये गुफाओं के बारे में कुछ विशेष बातें थी जिसे जाननी जरूरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्हन की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास का पता चलता है? कल्हन की रचना के बारे में इसका सही जवाब है, ऑप्शन आपके सामने है, कश्मीर के राजाओं का। देखिए, कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी है जो बृहद संस्कृत महाकाव्य है, जिसमें कश्मीर के पर शासन करने वाले राजाओं पर इतिहास दर्ज है। कल्हन ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहास समेत सभी तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। 12वीं सदी के इतिहास जानने का यह एक असाधारण ग्रंथ है। तो ये कुछ हिस्से कल्हन के बारे में इम्पोर्टेंट बातें थी। ये सब बातों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट आप आंसर जानेंगे
तो आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेंगे, और अगर आप डिटेल्स जानेंगे तो कहीं से भी किसी तरह से क्वेश्चन घुमा के आएंगे, आप उसके सही जवाब दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है। सदियों तक यह चली इस लड़ाई का क्या कारण था? तो इसका सही जवाब है कन्नौज पर नियंत्रण के लिए। ये सदियों तक, ये जो तीनों राजवंश थे कन्नौज पर नियंत्रण के लिए सदियों तक संघर्ष करते रहे, क्योंकि कन्नौज गंगा के उपजाऊ एवं साधन संपन्न क्षेत्रों में स्थित था तथा कन्नौज की स्थिति सामरिक रूप से महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के सुल्तान महमूद गजनी अपनी भारत विजय के दौरान जीते हुए लोगों एवं प्रांतों के बारे में जानना चाहता था। इस काम के लिए वह किस विद्वान को अपने साथ लाया था? तो इस काम के लिए वो लाए थे अल-बरूनी को। क्यों लाए थे? क्योंकि सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था, और उसने अल-बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी भाषा में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल किसके सामंत थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। चोल पल्लवों के सामंत थे। चोल पल्लवों के सामंत थे। चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तथा अपने साम्राज्य के विस्तार एवं सुरक्षा के लिए एक विशाल नौसेना का निर्माण किया था तथा बंगाल की खाड़ी को चोल झील के रूप में परिवर्तित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करीब बहुत सारे कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सही जवाब है राज। तमिलनाडु के पूर्वी तट पर जो कावेरी नदी के उपजाऊ डेल्टा के क्षेत्र में तंजौर नामक एक शहर पर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज ने किया था। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला एवं शिल्पकला का एक अद्भुत उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगटकोई चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा की गई थी? तो इसकी चोल शासक राजेंद्र प्रथम के द्वारा की गई थी, क्योंकि गंगटकोई चोलपुरम चोल वंश के प्रतापी राजा राजेंद्र प्रथम की राजधानी थी। जब उनकी सेना ने कलिंग पार करके दक्षिण कौशल, बंगाल और मगध होते हुए गंगा तट के क्षेत्रों को विजित किया, तब इन विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगटकोट की उपाधि धारण की थी। गंगटकोई चोलपुरम गंगा विजय चोल के नगर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन आपके सामने है, मैं बोलूँगी नहीं, आप स्वयं पढ़िएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए, और इसका सही जवाब दीजिए। देखिए ये दोनों कथन ये दोनों ही सही है, क्योंकि चोल काल के संबंधित स्थानीय स्वशासन की जानकारी हमें परातक वन के उत्तर मेरु अभिलेख से प्राप्त होता है, जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलकालीन विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो चोलकालीन विशेषता क्या थे? 1, 2, 3 आपके पास ऑप्शन तीनों हैं, आप इसे ध्यान से पढ़िए। और ये जो तीनों कथन है, ये जो लिखे हुए हैं, ये तीनों विशेषता चोलकालीन थी। तो इस प्रकार से ये सही आंसर होंगे, क्योंकि ये तांडव स्वरूप को दर्शाने वाली महान शिव की जो नटराज की मूर्ति चोल काल की काष्ठ प्रतिमाओं से उत्कृष्टता को प्रदर्शित करती है। ये तीनों ही इस प्रकार से सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए।
नीचे दिए गए कथन 1 और 2 है, आप इसे देखें, कथन को ध्यान से पढ़िए। और जब चोल काल में ये जो आप कथन को पढ़ेंगे तो ये दोनों कथन ही सत्य है, क्योंकि चोल काल के संबंध में जो है किसानों की बस्तियों को उर कहा ही जाता था और सिंचाई की खेती के कारण यह बहुत समृद्ध हो गई थी। और इस काल में गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था तथा नाडु न्याय करने और कर वसूलने वाले प्रशासकीय कार्य करते थे। ये देखिए, निम्नलिखित युग्म में कौन संलिमित नहीं है। तो जब भी नहीं के आएंगे तो आपको इस तरह से इसे पर फोकस करना है और इसे इस प्रकार से मिलाना है। देखिए आंसर्स आपके, ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप इसे मिलाएं। यहाँ पूछ रहा है कि युग्म सुलेमित नहीं है, तो आप इसे ध्यान से देखिए और इसे नोट कर लीजिए। सीधे सीधे इसे नोट कर कर आपको रखना है। इसमें सुलेमित नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें जो है 4 और 5 ये सुलेमित नहीं है, क्योंकि पलिचंदनम मंदिर की उपहार दी गई ये नहीं होंगे, और देवदान जैन समुदायों में दान दी गई है ये नहीं होंगे, ये दोनों नहीं है। बाकी जो साला भोग है सही है, ब्रह्मदेव सही हो, अब बेलन गवाई ये सही है। तो इसके बारे में बता दूं कि जो है ये सुलेमित क्यों नहीं है, क्योंकि पलिचंदनम जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि को कहते थे तथा देवदान तिरुनंतुकी मंदिरों को उपहार दी गई भूमि को कहा जाता था। तो आप इसे सीधे सीधे लिख करके आप कॉपी पर इसे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ये हमारा तीसरा लेसन दिल्ली के सुल्तान से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसे जानने समझने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, दिल्ली सल्तनत के शासकों के वंश को बढ़ते हुए कालखंडों में आप व्यवस्थित करें। तो ये तुर्की शासक सबसे पहले आए, उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश और सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। इस प्रकार से ये सी ऑप्शन सही है। इसके बारे में बता दूं कि जो तुर्की शासक थे ये 1206 से 1290 तक शासन किया और खिलजी वंश 1290 से 1320 तक सबसे समझिए कम समय तक शासन रहा खिलजी वंश का, और तुगलक वंश 1320 से 1414 तक और सैयद वंश 1414 से 1451 तक शासन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसियन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? तो इसका सही जवाब है रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए बनाए गए मजबूत शहर, इसके लिए किया जाता था, वहाँ पे सैनिक रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने अपना सैन्य अभियान मालवा के मांडू से लेकर देवगिरी, द्वार समुद्र तथा मदुरई एवं जावुर जैसे सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों तक को विजित किया था? करीब आप लोग सभी जानते होंगे अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उसकी मार्केट पॉलिसी बहुत काफ़ी अच्छी रही थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में सुदूर दक्षिण के राज्यों को विजित कर लिया था और दक्षिण की विजय उसके प्रसिद्ध सेनानायक मालिक काफूर के नेतृत्व में हुई थी। साथ ही उसने इन राज्यों को जीतने के बाद अपने राज्य में नहीं मिलाया था, सिर्फ वार्षिक कर ही उनसे वसूलते थे। तो ये कुछ बातें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं? सही जवाब है किबला कहते हैं। अगर आपने बुक से स्टडी किया होगा या किसी तरह का सेट बनाते होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गए तो सेट मारते होंगे, तो ये सब क्वेश्चन आपको आए होंगे और अब ये बनाते होंगे। और अगर नहीं तो मेरी वीडियो से आपको प्रैक्टिस हो ही रहे हैं। देखिए मैं बता दूं कि मस्जिद के खम्भे वाले कक्षा को लीवान कहा जाता था। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं यही तो कहती हूँ ना
कि जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं वही क्वेश्चन ओवर नहीं हो सकेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जो बोलूँगी हो सकता है वो क्वेश्चन वहाँ पर एग्ज़ाम में आ जाए। तो इस प्रकार से बात को सुनना समझना बहुत ज़रूरी है। आपको यकीन जानिए, एग्ज़ाम देने जाएंगे अचानक से ये सब क्वेश्चन आएंगे तो आपको ध्यान में गए ये बात तो मेरी सुनी हुई है और आपके आंसर सही होंगे। तो ध्यान से सुनिए। मस्जिद के खम्भे वाले कच्चा को लिवान कहते थे। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहते हैं। मस्जिद के किबला की आखिरी सिरे को मुमसुरा कहते हैं। मस्जिद के आंगन को सहन कहा जाता है। तो ये कुछ बातें थी मस्जिद से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बदंगा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करीब आप लोग सभी इसका आंसर जरूर सही देंगे। प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा कितनों किसके सही आंसर आए। गुलाम। देखिए, गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। साथ ही इन्हें राज्यों के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पद भी दिए जाते थे। उस समय के विद्वानों को कहना था कि सुल्तानों के लिए योग्य और अनुभवी गुलाम बेटों से भी बढ़कर होता है। ये गुलाम वंश वालों के कहने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन आपके सामने है और यहाँ पूछ रहा उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है। तो आपको सत्य पे फोकस करना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर केवल एक सत्य है। ये क्यों है ये भी मैं बता दूँ, क्योंकि दिल्ली के सल्तनत के अंतर्गत विभिन्न आकार वाले इलाके इक्ता कहलाते थे तथा इन इलाकों को संभालने वाले सूबेदार अधिकारी इक्तेदार या मुफ्ती कहे जाते थे। इनका फर्ज था कि अपने इलाके में सैन्य अभियान का नेतृत्व करें एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दिए गए कथन एवं कारणों के पर विवेचना करें। ये कथन और कारण दोनों आपके सामने हैं। आप इस पर यहाँ विवेचना करना है। ये पढ़िए, कथन और कारण को ध्यान से पढ़िए और जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कथन सही है और कारण भी सही है एवं कारणों की कथन सही व्याख्या भी करता है। ये इसलिए क्योंकि दिल्ली के सुल्तान में मुफ्ती लोगों की एकता को थोड़े थोड़े समय के लिए ही दिया जाता था ताकि मुफ्ती लोग पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण रखा जा सके और उसका पद वंश एवं परंपरा न चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहलाते थे? तो दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर खराज कहलाते थे। इसके बारे में भी बता दूं कि कृषि पर लगने वाला जो कर होता था वो उत्पादन का 50% होता था। इन सब बातों को बहुत गौर करने की ज़रूरत है। खुम्स लूट का धन होता था जो सैनिकों एवं राजकोष के बीच बांटा जाता था और जकात जो होता था वह मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से ये कौन से कथन सत्य है। तो दोनों कथन पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन चुनना है। आप इसे ध्यान से पढ़िए। समय अगर आपको चाहिए तो आप पॉज करके पढ़ लें। मैं आंसर बता रही हूँ, ये दोनों कथन सत्य है। क्योंकि मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण बढ़ गए थे, जिस कारण मजबूर होकर तुगलक को एक विशाल अस्थायी सेना रखनी पड़ी। इसी सेना के प्रबंध के क्रम में कीमतों पर नियंत्रण की जगह सांकेतिक मुद्रा चलाई गई, जो कुछ आज की कागज की मुद्रा की तरह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया ग्रेसियन शहर बसाया था। वह किस जगह पर था? वह दिल्ली में था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक नया ग्रेसियन शहर बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में बाजार नियंत्रण की नीति को किस सुल्तान ने लागू किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
इसके करीब सभी ने सही जवाब दिए होंगे। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि फ्रेंड्स तो मैंने सही जवाब दिए। जिसके सभी के जवाब सही आते हैं बहुत अच्छी बात, और जिनके नहीं आ रहे हैं उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो देखते रहे वीडियो। अगर नहीं आ रहा है तो वो अब से आ जाएंगे। इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों में सबसे प्रमुख था बाजार नियंत्रण, जिसे मार्केट पॉलिसी कहा जाता है। इसका उल्लेख बर्नी ने अपने पुस्तक तारीफ फिरोज शाही में किया है। तो किस प्रकार से ये क्वेश्चन बन रहे हैं आप देख रहे हैं, सुनिएगा, समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन 1 और 2 है, इसमें भी ये कथन आपको सत्य चुनना है। ये दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों को ध्यान से पढ़ें। ये कथन और कारण है, इसे ध्यान से पढ़ें। और इसका सही जवाब ये देखें, इसका सही जवाब है कथन एवं कारण दोनों सही है, तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी? ऑप्शन आपके सामने बताइए। सही जवाब है काकतीय वंश की थी। देखिए, रुद्रमा देवी जो है आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारगल क्षेत्र में स्थित काकतीय वंश की शासिका थी। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवा कर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में रानी दिद्दा किस क्षेत्र की शासिका थी? सही जवाब है कश्मीर की। रानी जो दिद्दा है वो कश्मीर की महिला शासक थी। उसका नाम दीदी यानी बड़ी बहन से निकला था। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह ने निम्न में से किस या किन मुद्दों में हुमायूं को पराजित किया था? सही जवाब है 1 और 2। ये चौसा कूद और ब्रिगाम या कन्नौज के युद्ध में। देहरिया का युद्ध तो बिल्कुल नहीं आता है। इसके बारे में फिर भी आपको थोड़ा बता दूं कि शेर खान ने 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को बुरी तरह से पराजित किया था। शेर खान ने इस युद्ध के बाद अपने को सुल्तान घोषित किया और शेरशाह की उपाधि धारण की। उसने शीघ्र ही बंगाल पर अधिकार कर लिया और पूर्व में मुगलों की शक्ति का पूर्णतः नष्ट करके कन्नौज पहुंच गया। कन्नौज या बेलगाम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था और इसमें हुमायूं शेरशाह के द्वारा निर्णायक तौर पर पराजित हुए थे। दिल्ली पर शेरशाह का नियंत्रण स्थापित हुआ एवं द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दोनों आपके सामने हैं और सत्य कथन ढूंढना है उपयुक्त में से, तो सत्य ये दोनों ही हैं। शेरशाह ने प्रशासनिक सुधार के तहत राज्य के हित की रक्षा और प्रजा के उद्धार के उपाय दोनों ही समान महत्व दिया था। और वही शेरशाह ने स्थानीय स्वशासन के सिद्धांत, जिसने राज्य में कानून एवं व्यवस्था को उत्तम बनाए रखने का सहयोग दिया था। शेरशाह ने निष्पक्ष एवं त्वरित न्याय पर विशेष ध्यान दिया। शेरशाह प्रशासन की यह विशेषता अकबर के द्वारा ही ग्रहण की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछे जा सके हैं। मेरिको से। ये कहाँ था? तो ये अफ्रीका देश मेरिको से 14वीं सदी में इब्न बतूता जो थे भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस ये 3 लेसन को मैं कवर की हूँ, क्योंकि ये तीनों लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगले वीडियो में मैं और 3 या 4 लेसन को कवर करूँगी। इस तरह से मैं 3 या 4 वीडियो में पूरे मध्यकालीन भारत को कवर कर लूँगी और 7th क्लास को कवर कर लूँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो 5 सेकंड में पार्ट सेकंड जल्द ही लेकर आऊँगी। तब तक के लिए ओके, गुड बाय फ्रेंड्स।